बंगाल में चाय की खेती बड़े पैमाने पर होती है। जब हमने वहाँ चाय के बागानों को देखा तो हमने देखा कि यहाँ की धरती है काफ़ी बंजर पड़ी है, जिस पर कुछ नहीं होता है, उस पर चाय की खेती हो सकती है। तो उसमें हमने एक छोटा सा प्रयास पोठिया प्रखंड के गौरू खाल मौजे से स्टार्ट किया। हमारे बगल में वेस्ट बंगाल में चाय की खेती हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। तो फादर ने कहा यार हम लोगों का तो कपड़े का व्यवसाय है, हम लोग तो इससे ज़मीन जायदाद वाला तो कहीं कुछ है नहीं, मगर हमने एक मन में था कि कुछ करना है, तो हमने एक छोटे से रकबे से वहाँ चाय की खेती की शुरुआत की। सर चाय बागान है, कितनी जमीन में, पहले तो ये बताइए चाय बागान फैला हुआ है? 130 एकड़ जमीन में चाय लगी है। अच्छा, तो यहाँ की जो चाय होती है वो और कहाँ किस किस जगह पर जाती है यहाँ से निकलकर? यहाँ से टी मेड ऑल ओवर इंडिया में जाती है। बताइए ना कि ये क्या है? ये स्प्रिंकलर है। अच्छा, इसे ये क्या माइक्रो स्प्रिंकलर है। हाँ। इससे इरिगेशन किया जाता है। जो हमारे जो एमडी साहब हैं मिस्टर राजकरण दफ्तरी, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव ब्रेन के हैं और उनका हमेशा एक समाज सेवा के तरफ में झुकाव रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो जिस जगह पर अभी हम मौजूद है, ये जगह है किशनगंज का चाय बागान, और ये चाय बागान जो है ये करण राज दफ्तरी का चाय बागान है। और साफ तौर से देख सकते हैं कि जो चाय बागान है ये कितनी बड़ी जगह में फैला हुआ है। बता दें कि जो चाय पूरे देश में जाती है या फिर देशों से बाहर जाती है, वो या तो दार्जिलिंग से होती है, किशनगंज से होती है या फिर सिलीगुड़ी की होती है। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड, ये पूरी चाय जो है यहाँ, इस चाय की खासियत आप देख सकते हैं कि चाय जो है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती है। और इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो बेस्ट क्वालिटी का चाय यहाँ पर होता है। और इस चाय बागान में हम मौजूद हैं अभी, और किशनगंज का दफ्तरी चाय बागान है। और साफ तौर से देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में ये चाय बागान जो है ये फैला हुआ है। यहाँ के मैनेजर साहब से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इतना बड़ा जो चाय बागान है आखिर और रोजगार के क्या मायने हैं और क्या कुछ यहाँ पर जो है लोगों की यहाँ पर आते हैं और चाय यहाँ से ले जाते हैं, कहाँ कहाँ इनकी चाय जाती है, इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ दफ्तरी चाय बागान के मैनेजर मौजूद हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर चाय बागान है, कितनी जमीन में, पहले तो ये बताइए चाय बागान फैला हुआ है? हमारे यहाँ पर 130 एकड़ जमीन में चाय लगी है। 130 एकड़। अच्छा, ये जो चाय यहाँ पर होती है किन मौसमों में होती है चाय यहाँ से जाती है निकलकर? विंटर सीजन छोड़ के बाकी सारा में। विंटर सीजन मतलब आफ्टर मार्च फरवरी एंड से नवंबर 15 तक। लेकिन ऑर्गेनिक होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं दक्षा जी कि लीफ टूटा हुआ है, तो अभी जो जिस मौसम में क्या इस खेती की क्या परिभाषा है, हमें आप समझाएं। ये आफ्टर दिसंबर 15 के बाद 17 तक टी बोर्ड का सैंक्शन रहता है पत्ती तोड़ने का। उसके बाद में और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को इस गाछ को प्रून भी करना पड़ता है, बुश को प्रून करना पड़ता है। तो अभी ये जो टाइम चल रहा है ये प्रूनिंग का टाइम चल रहा है, अभी प्रूनिंग चल रहा है। हम लोगों का ये गाछ को जो है बुश हाइट को अपने अपने लेवल पर जिस तरीके का जो बुश क्या मांग रहा है वो उस तरीके का प्रूनिंग किया जाता है, ताकि वो फिर से हाँ फिर से नया पत्ती ये देना चालू कर देगा। अच्छा, ये बताइए कि इतने बड़े कितने दिन में ये पत्ती आ जाती है? मैक्सिमम स्प्राउटिंग आ जाएगा 21 to 25 डेज के भीतर में स्प्राउट आ जाएगा। लेकिन लीफ तैयार होते होते मोटा मोटी 1 मंथ। क्वार्टर्स तैयार है, वहाँ पर कुछ लेबर्स रहते हैं, बाकी यहाँ गांव के लेबर्स आते हैं। यहाँ के लोकल लेबर्स ही मैक्सिमम है। लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आत्मनिर्भर आपने बनाया है लोकल। फीमेल वर्कर्स, लेडीज लोगों का यहाँ ज़्यादा काम है। लेडीज को आपने इसलिए आत्मनिर्भर बनाने की एक कहे तो कोशिश है। ये बहुत बड़ी कोशिश है। बहुत जो हमारे जो एमडी साहब हैं मिस्टर राजकरण दफ्तरी, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव ब्रेन के हैं और उनका हमेशा एक
समाज सेवा के तरफ में झुकाव रहा और है भी। और उनका सबसे बड़ा बात है, आज उनके द्वारा जो आदमी इतना, हम लोग एक तो टेराई एरिया में रहते हैं, हिमालय के नीचे एरिया में, और ये ज़मीन अभी आपको लग रही है, जो अभी आप बहुत आराम से खड़े हैं, यहाँ ठंड लग रही है या कुछ इस तरह की बात है, ज़मीन भी ठंड है। हाँ, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने बहुत कष्ट किए, यहाँ पर कष्ट करके ये प्लांटेशन किए, और ये ज़मीन पर पैदल चलना मुश्किल था, इतनी गर्मी थी इस ज़मीन में। और एक बात करण दफ्तरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि किशनगंज की बेटी मैं भी हूँ, और जहाँ तक बचपन से मैंने देखा कि यहाँ कोई खेती नहीं होती थी, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य अब लोग घर घर में भी करना पसंद करते हैं। क्योंकि आज मैं देख के आई तो कहीं लगा कि भाई 2 कट्ठे में भी लोग चाय का बगान, 2 कट्ठे में भी हमने देखा कि लोग चाय के बगान लगा रहे, ऐसा क्यों? एक्चुअली देखा जाए, जिस समय हमने चाय की खेती की शुरुआत की, हमने ज़मीन देखा, बैरंग लैंड थी जिस पर कुछ नहीं होता था, तो उस ज़मीन की उस समय कोई कीमत नहीं थी। अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर पर 1990, 92, 95 में 5,000 रुपये एकड़ जो ज़मीन बिकती थी, आज वो 5 लाख 10 लाख रुपए एकड़ हो गई। जब से उस पर चाय की खेती की शुरुआत हुई, उसकी वैल्यू भी बढ़ी और लोगों को वैल्यू की एक समझ में आई कि चाय की मतलब क्या है, कि यहाँ चाय की खेती हो सकती है। अब रहा बाजार उतार चढ़ाव आता है तो हर में आता है, मगर उसके बाद से हमने किसानों को, छोटे छोटे किसानों को भी प्रोत्साहित किया, और किसानों ने भी अपने 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा, आपने मतलब आप कहे कि आपने आत्मनिर्भर बना दिया उन लोगों को जिन लोगों के पास समझ नहीं थी। या आप देखिए, वो तो आप अगर एरिया में जाएंगे तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ जाएगा, मगर मेरे मुंह से कहना उचित नहीं लगता है। वो तो अगर वो लोग कहें उसके बाद कि काफ़ी लोगों ने ये भी इंटरव्यू दिया था कि जब से हम जुड़े हैं चाय बागान से, तब से हमने क्राइम छोड़ दिया, ये कर दिया। तो काफ़ी जो भी थी इलाके में खुशहाली आई है और लोगों ने मतलब एक बहुत अच्छा विकास किया है। छोटे छोटे किसानों ने 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा में चाय की खेती की है, और आज के दिन 10-11 प्रोसेसिंग यूनिट है। आने वाले समय 20-25 भी लग सकते हैं। अगर सरकार का ध्यान इस ओर जाता है तो निश्चित तौर पर ये इलाका काफ़ी विकास करेगा। चाय की खेती होती है यहाँ, साथ ही साथ अनानास की खेती भी होती है। इधर कुछ ज़मीन पर ड्रैगन फ्रूट की भी खेती होने लगी है। चाहे जूट के लिए तो फेमस था पहले ये इलाका, अभी जूट कम हो रही है। मक्का की भी खेती होती है। तो काफ़ी संभावनाएं किशनगंज में देखी जा सकती है, बशर्ते कि बिहार सरकार का ध्यान किशनगंज पर विशेष रहे। और एक बात कहना चाहूँगी कि 1 बीघे ज़मीन पे जो चाय का प्लांट का पौधा होता है, उस पे कितने किलो चाय पत्ती आ जाती है? एक्चुअली 1 बीघा ज़मीन पर जब चाय की खेती करते हैं कोई भी किसान, वो निजी देख रेख करते हैं। उनका देख रेख खुद का होता है और खुद ही मेहनत करते हैं। तो 1 बीघे में 4 से 5 हज़ार केजी ग्रीन लीफ का वो उत्पादन ले सकते 4 हैं। से 5 हजार केजी ग्रीन लीफ, 1 बीघे जमीन। हाँ ग्रीन लीफ। और फिर वो प्रोसेस के लिए कहाँ जाएगा? और वो प्रोसेसिंग के लिए, चूँकि वो तो सिर्फ चाय का बगान लगाते हैं, तो फिर जब वो लीफ तोड़ के ले जाते हैं तो वो उनको खरीदता कौन है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देशवा न्यूज़ के माध्यम से जो लोग खेती करना चाहते हैं चाय बगान, और किशनगंज के लोग हो या ठाकुरगंज के लोग हो, मतलब सीमांचल के लोग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें और वो लीफ तोड़ के कहाँ लाएं? आपके पास लाएं या और कहीं और जाएं? एक्चुअली क्या है, अभी जब इलाके में छोटे छोटे बगान काफ़ी लग चुके हैं, तो अन्य उत्पाद को जैसे खरीदने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, उस तरह चाय के पत्तों को भी खरीदने के लिए लोग जगह जगह पर परचेजर हैं, तो उनके माध्यम से पत्ते आसानी से बिक जाते हैं। एक बिहार सरकार का भी एक प्रोजेक्ट लगा है, वो आपको स्वयं सहायता समूह के द्वारा लगा हुआ है। उसमें भी एक मतलब वो प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो 20 लाख केजी तैयार चाय का प्रोजेक्ट है। वो इसी मकसद से बनाया गया था कि बिहार में छोटे छोटे चाय उत्पादकों को वहाँ उचित मूल्य मिले
तो आने वाले समय में वो भी बिहार के जो भी चाय की खेती कर रहे हैं उनके लिए क्या स्वयं सहायता समूह बनाकर चाहे जो भी है उस पर विशेष ध्यान है गवर्नमेंट का, टी बोर्ड का भी ध्यान है, तो लोग किसान अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर सकते हैं। चाहे बड़े किसानों को तो प्रॉब्लम है, मगर छोटे छोटे किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्वयं जब मेहनत करते हैं और उत्पादन करते हैं तो उनके लिए चाय की खेती करना मतलब अच्छा है। जैसे कि आपने बताया कि 1 बीघा में 4 से 5 हजार किलोग्राम लीफ आ जाती है, तो वो लीफ प्रोसेस के बाद कितने केजी पे कन्वर्ट हो जाता है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ग्रीन लीफ का 22% तैयार चाय होती है। अगर आपको देखा जाए तो 100 केजी में 20 से 22 केजी तैयार चाय। 100 केजी में 20 से 22 केजी तैयार हो जाती है चाय। इस तरीके से आपने समस्या को झेला है और फिर आज आप इस मुकाम पे हैं कि देश विदेश में भी लोग आपको जानते हैं करण दफ्तरी जी के नाम से, और वो चाय उत्पादन के पिता बोले तो वो कम है किशनगंज के लिए। किशनगंज के लोगों को शिक्षित और क्राइम ग्राफ को नीचे करने वाले भी करण राज दफ्तरी जी हैं। तो हम सर आपसे ये कहना चाहें कि आपको कभी कोई सब्सिडी या इस तरीके से जिस तरीके से आप अभी लोगों को एक ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे वो किसान अपने आप खड़ा हो, कैसे उसकी कम पैसे में वो चाय पत्ती का बिजनेस करे और उसको मुनाफा मिले, आपने कितनी कठिनाई करी, आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो सरकार ने आप कोई ऐसा बेनिफिट आपको अगर आज तक मिला हो सो बताएं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जिस समय हमने चाय की खेती की थी उस समय बिहार में बैठे पदाधिकारी हों चाहे टी बोर्ड के पदाधिकारी हों, उनको ये भी नहीं लगता था कि बिहार में चाय की खेती हो सकती है। मगर हमारे प्रयास के बाद भारतीय चाय बोर्ड ने इस इलाके का सर्वेक्षण कराया और किशनगंज जिले को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाते हुए उसको नॉन ट्रेडिशनल एरिया डिक्लेयर किया। उसके बाद मैं भारतीय चाय बोर्ड में क्या है, एक कमेटी होती है जिसमें हर चाय उत्पादक स्टेट के प्रतिनिधि रहते हैं। तो 2003 में मुझे भारतीय चाय बोर्ड का विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि बनने का मौका मिला था। उस समय बिहार के चाय उत्पादकों को करीब हमने लगता है 1.5 से 2 करोड़ रुपए सब्सिडी दिलवाई थी। उसके बाद से क्या है कि बिहार का प्रतिनिधित्व है नहीं भारतीय चाय बोर्ड में, जिसके कारण जो बिहार की किसानों की समस्या है वहाँ रखी नहीं जा सकती है। हमने बार बार बिहार सरकार से भी अनुरोध किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी किया, उद्योग डिपार्टमेंट से भी किया, तो वो सारा प्रोसेस में है। अब रहा कि इस बार मैं गया था तो केंद्रीय राज्य मंत्री है उनसे भी मिलकर आया था, अनुप्रिया पटेल जी से, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है अगर बिहार का प्रतिनिधित्व होता है तो निश्चित तौर पर अन्य स्टेट को जो सुविधाएं मिलती है भारतीय चाय बोर्ड से वो बिहार के किसानों को भी मिलेगी। हम चाहेंगे कि बिहार के में किशनगंज जिले हो चाहे किशनगंज के अगल बगल में भी चाय की खेती हो सकती है। वो इलाका चाहे कुछ पूर्णिया का हो, कुछ अररिया का हो। उस समय भारतीय चाय बोर्ड के जो पदाधिकारी आए थे वो कटिहार जिले, पूर्णिया और अररिया तीनों जिले का उन्होंने सर्वे करने के लिए प्रयास भी किया था, गए भी थे। उस समय वहाँ की पूर्णिया की आपको कमिश्नर अमिता पॉल जी थी, उन्होंने भी प्रयास किया था। मगर वो जिस जिले में गए थे वहाँ के जिला पदाधिकारी ने देखा कि यहाँ क्या चाय की खेती होगी, तो उन्होंने उसको उतना महत्व नहीं दिया, जिसके वजह से वहाँ का सर्वे नहीं हो पाया। एक सवाल तो बनता है कि राजबारी, क्योंकि आप राजकरण दफ्तरी हैं, तो फिर राजबारी का मीनिंग क्या हुआ? एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमने अपने नाम के आगे बारी लगाया था जो, और एक राजबारी नाम है जो बंगाल में बड़े प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है, तो इस ब्रांड को हमने डेवलप किया। आज राजबारी के नाम से ही एक दफ्तरी ब्रांड जाना जाता है। चलिए ये एक भी आज किसी को राजबारी कहते हैं मीन्स दफ्तरी, और दफ्तरी कहते हैं तो राजबारी है। तो अभी आप देख रहे थे राजकरण दफ्तरी जी को, और यहाँ के किशनगंज के अगर किसानों का हम पिता समझे, जिन्होंने किसान को जीना सिखाया, वो राजकरण दफ्तरी जी हैं। फिलहाल के लिए देशवाद न्यूज के साथ बने रहें। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको और दिखाने के लिए मैं बबीता मिश्रा हमेशा तत्पर रहूँगी।
सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।